और बात करते हैं अपनी इस लेसन की, तो आइसोमेरिज्म ही हम कर रहे थे, वही करेंगे। इसके आगे अभी हम बात करेंगे, कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि लास्ट जो हमारा वीडियो था लेक्चर, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अभी हम आ जाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल दो टाइप होते हैं। तो कॉन्फिगरेशनल के अंदर भी दो टाइप आएंगे, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और फिर दूसरा वाला क्या आता है, कन्फॉर्मेशनल। तो अभी हम ऑप्टिकल को होल्ड पे रखेंगे और पहले हम कन्फॉर्मेशनल करेंगे, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं। ये सब पूरा यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है। अब बारी आती है हमारी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलो पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। चलो देखते हैं क्या कहता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी आप मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे आप दिखाएंगे। अगर आपको बोर्ड पे बनाना है तो आप बना के दिखाएंगे कैसे। तो इसके लिए देखो 4 तरीके होते हैं। पहला तो होता है आपका वेज डैश, एक होता है आपका सॉ हॉर्स, एक होता है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन और एक होता है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ये 4 चीजें हमने पढ़नी है। ये चारों तरीके हैं प्रेजेंट करने के, किसको, रिप्रेजेंटेशन लिख लो इसको। ये चारों तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, किसको, मॉलिक्यूल्स को, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेज डैश। तो वेज डैश में हम क्या करते हैं, जैसे हमने बनाया यहाँ पे ए है और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। तो ये जो ए और बी है ये बता रहा है, ये लाइन से आपको पता चलेगा ये ए और बी कहाँ पे है, ऑन द प्लेन है, राइट। ये ऑन द प्लेन है, ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सी को क्या बोलेंगे आप, सी है आपका आउट ऑफ द प्लेन, और डी क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, ठीक, वो प्लेन के अंदर जाएगा, इनसाइड द प्लेन। तो ये चीज आपको पहले से पता होगी, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बाकी सारी चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा हमारा मेथड क्या होता है, सॉ हॉर्स मेथड, राइट, सॉ हॉर्स मेथड। तो सॉ हॉर्स मेथड यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है घोड़ा। तो पहले आप एक घोड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाएं, ये हो गया कुछ स्ट्रक्चर घोड़े जैसा, ठीक है। इसमें ये क्या है, घोड़े का मुंह, ये दोनों पैर और ये उसकी पूंछ, ये दोनों पैर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका फेस हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई, राइट। अब देखो ये इसका जो आगे वाला पैर जो पीछे की साइड होगा वो, और ये उसका आगे वाला पैर जो आगे की साइड होगा। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, दो उसके पैर हमने बना लिए, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसी ये जो घोड़ा है इसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी ये ऊपर और ये, इसको हमने रोटेट कराया। तो रोटेट कराएंगे तो वापस से वैसे ही बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये वाली लाइन तो सीधी रहेगी और ये वाली लाइन भी सीधी है आपकी। आपको इन दोनों में बताना है, तो एक आपका हो जाएगा इनसाइड द प्लेन और एक आपका हो जाएगा आउटसाइड द प्लेन। सेम चीज यहाँ भी होगा, एक आपका हो जाएगा इनसाइड द प्लेन और एक हो जाएगा आपका आउटसाइड द प्लेन, राइट। ये दो चीजें आपकी हो गई डन। चलो अब अगली चीज देखते हैं। अच्छा ये बात मैं बता दूं कि ये जो वेज डैश है ये आपका रियल रिप्रेजेंटेशन करता है और सॉ हॉर्स भी आपका रियल रिप्रेजेंटेशन करता है। अगला देखते हैं क्या है, फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर्स प्रोजेक्शन क्या है इसकी बात करते हैं। जैसे आपको मिल गया ये कुछ 4 मॉलिक्यूल हैं आपके ए, बी, सी और डी। तो फिशर्स प्रोजेक्शन का कन्वेंशन क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें
ये वर्टिकल लाइन आपको बोलेगी गोइंग इनसाइड, यानी ये जो इनसाइड द प्लेन जा रहे हैं उनको दिखा रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आउटसाइड द प्लेन को दिखा रही है, राइट। जैसे इसको बनाते हैं तो देखो, ये वाली लाइन जा रही है आपकी इनसाइड द प्लेन, और ये आपकी जा रही है इधर आउटसाइड द प्लेन, ए बी सी डी, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसे आप क्या कहेंगे? फिशर्स प्रोजेक्शन। अब अगला आता है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, बात करते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की। तो इसमें क्या होता है, ये आपका, हमने ये हॉर्स वाले की बात करते हैं, ये हॉर्स वाला ही ले लो। तो इसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे? ये हो गया आपकी फर्स्ट लाइन वाली चीज, यानी ये हो गई हमारी, बन गई। अब हमें पीछे वाला पार्ट को प्रेजेंट करना है। तो पीछे वाले के लिए आप बनाएंगे एक सर्किल। जो डॉट है वो आगे वाले कार्बन को, और जो सर्किल है वो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अब देखो, ये क्या था? घोड़े का फेस था, तो घोड़े के फेस के पीछे क्या आ जाएगा? घोड़े की पूंछ, और एक पैर के पीछे दूसरी पैर, और इस पैर के पीछे दूसरी पैर। तो इसे आप क्या कहेंगे? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब चलो, अब इसको हमने क्या कराया, ये पीछे वाले पार्ट को हमने रोटेट करा दिया। तो जब हम रोटेट कराएंगे तो ये कैसा बन जाएगा आपका? आगे वाला पार्ट एज इट इज, पीछे वाले पार्ट को रोटेट करा दो तो ये इधर घूम के आ जाएगा, ये इधर, और ये वाली जो लाइन है आपकी वो इधर आ गई, ये वाली लाइन इधर आ गई, और ये वाली लाइन आपकी इधर घूम के चली गई। तो आप रोटेशन के बाद आप इसे इस तरीके से देखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सारे रिप्रेजेंटेशन की, आप मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। तो कन्फर्मेशनल लिख लेते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या होगा, आप बात करेंगे रोटेशन की। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आती है रोटेशन। अब देखो, रोटेशन आपकी 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी 3 टाइप? पहला आपका क्या हो जाएगा? फ्री रोटेशन। और सेकंड आपका क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड। और थर्ड आपका क्या होगा? फ्रीज्ड रोटेशन। फ्रीज्ड यानी कि रोटेट ही ना हो रहा हो, फ्रीज्ड रोटेशन, ठीक। एग्जाम्पल देखिए इसका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, ठीक। तो ये जो बॉन्ड है वो इजीली रोटेट होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? फ्री रोटेशन बोलेंगे। रेस्ट्रिक्टेड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, इसको रेस्ट्रिक्ट कौन क्या क्या कर सकता है? या तो लोन पेयर हो, लोन पेयर जो है वो क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक। या तो आपका बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या करेगा? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा। या तो आपके पास कोई ऑड इलेक्ट्रॉन हो एटम में, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फ्रीज्ड रोटेशन यानी कि अगर एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, डबल बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फ्रीज्ड रोटेशन, ठीक है। फ्रीज रोटेशन क्या है? डबल बॉन्ड, ये भी एक तरीके का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही है। तो इन दोनों को आप कंबाइनली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। ये रोटेशन पर बेस्ड है, ठीक। तो क्या आ जाएगा? इथेन। इथेन का CH3 फॉर्मूला, ठीक। चलो बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलो इसको करते हैं रोटेट। तो जब हमने रोटेट किया, हाइड्रोजन नीचे 2 हाइड्रोजन, और इसको रोटेट कर दो इधर वाले को, तो ऊपर 2 हाइड्रोजन और नीचे
एक हाइड्रोजन, राइट। चलो ये तो हो गई हमारी बात। अब इसे हम क्या करते हैं, पहले न्यूमैन में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो ये हमारा है और ये H H H H H H, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हमने करा 60 डिग्री रोटेट। चलो 60 डिग्री रोटेट करते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे। 60 डिग्री हमने करा रोटेशन इसका, तो 60 डिग्री रोटेट होके क्या हो, ये तो इधर आ गया और ये 60 डिग्री इसका हो गया रोटेशन, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब वापस से रोटेट करते हैं और ऐसे एंगल में रोटेट करेंगे कि ना तो वो 0 हो ना ही वो 60 हो, यानी 0 और 60 डिग्री के बीच का कोई भी एक रोटेशन हमने इसमें करा दिया। तो 0 और 60 के बीच का कोई भी रोटेशन हमने कराया, देखते हैं। हाँ, तो ये ऐसा बन गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। थोड़ा सा ये अंदर वाला खराब हो गया, बट समझ जाना। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखने लग गया। तो ये जो आपका फर्स्ट है जिसमें एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन छिपा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। इसे आप क्या कहेंगे, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, और इसे आप क्या कहेंगे, स्क्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। स्क्यू कहीं भी हो सकता है, सिर्फ एक्लिप्स्ड, और अगर एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड नहीं है तो बाकी सारे भी जो जितने भी आपके बन जाए वो क्या हो जाएंगे, जितने भी आइसोमर बने वो क्या हो जाएंगे, आपके स्क्यू हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको दिख रही है स्टैगर्ड की होगी, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे वो दूर दूर है। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्क्यू की होगी। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी, एक्लिप्स्ड की होगी। एक्लिप्स्ड की क्यों, क्योंकि एक के पीछे एक ही है, तो वो उधर रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से इसकी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। एनर्जी का ग्राफ बनाया हमने, ये है एनर्जी का ग्राफ। अच्छा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, एक्लिप्स्ड की। तो हमने यहाँ से शुरू किया, ये हमने बना दिया एक्लिप्स्ड, और यहाँ से आता है ये नीचे ग्राफ आपका, ये ग्राफ नीचे आता है और ये बना आपका स्टैगर्ड। उसके बाद ग्राफ आपका ऊपर वापस जा रहा है, तो ये आपका हो गया क्या, ये थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लो। ये क्या हो गया आपका, एक्लिप्स। ये वाली पॉइंट जो मिनिमम है ये क्या हो गई आपकी, स्टैगर्ड। और ये जो नीचे आ रहा है और ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या है आपका, स्क्यू। ये दोनों क्या हो गए आपके, स्क्यू के स्ट्रक्चर्स, और स्क्यू का हो गया। तो ये देखो ये कितने डिग्री पर है, तो एक्लिप्स बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो रोटेट करा था हमने, तो ये 60 डिग्री। कितना डिग्री पे स्टैगर्ड हो रहा है, 0 डिग्री पे। और ये भी कितना है आपका, 60 डिग्री, राइट। इसे आप क्या कहते हैं, डाइहेड्रल एंगल। इसे आप क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा इथेन की कहानी। अभी आगे और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।